नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्यपुरी सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय घुड़ा। आज की वीडियो में हम बीए भाग द्वितीय के पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक कैश ट्रांजैक्शन नगद सौदा दृष्टिकोण, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच या इसको बोलते हैं फिशर्स इक्वेशन, फिशर समीकरण का अध्ययन करेंगे। पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा का उपयोग क्या होते हैं, मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, मुद्रा कितने प्रकार की होती है, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं मुद्रा के परिमाण सिद्धांत। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हमने को पता होना चाहिए कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है और मुद्रा और कीमत क्या होती है। मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। मुद्रा का मूल्य, तो क्राउथर एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति से होता है। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति, अर्थात कि मुद्रा की एक इकाई के बदले जितनी वस्तु व सेवाएं हमें प्राप्त होती है वही उसका क्या होता है, मुद्रा का मूल्य होता है। ये ध्यान में रखना, वैल्यू ऑफ मनी मुद्रा का मूल्य है, नोट प्राइस, कीमत नहीं है। मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर में हमेशा विपरीत संबंध होता है, वो एक दूसरे के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मुद्रा का मूल्य व कीमत स्तर मुद्रा के मूल्य तथा वस्तु और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में कैसे संबंध होता है, विपरीत या ऋणात्मक या इन्वर्स रिलेशन होता है। मान लो यहाँ हम करें वैल्यू ऑफ मनी, तो वो इन्वर्स होगा किसके, प्राइस। सामान्य कीमत स्तर के हमेशा क्या होगा, विपरीत होगा। अगर कीमत स्तर बढ़ रहा है, पिछले वीडियो में हमने देखा था मुद्रा स्फीति में कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा का मूल्य क्या होने लग जाता है, गिरता है। और इसके विलोम से है, अगर कीमत स्तर कम हो रहा है तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ता है। यहाँ ये समीकरण द्वारा दिखाया हुआ है। अब मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के कौन कौन सी सिद्धांत है, उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो पहला है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये परिणाम और परिमाण में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये परिणाम सिद्धांत है, नोट परिमाण सिद्धांत। तो ये देखना, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, इसमें दो तीन दृष्टिकोण आते हैं। पहला जो होता है वो फिशर का दृष्टिकोण होता है, उसको अपन बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन नगद सौदा समीकरण या कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, जो फिशर ने दी थी, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। और दूसरी है वो है कैम्ब्रिज अप्रोच, जिसमें कैम्ब्रिज के वो चार अर्थशास्त्री, जिसमें रॉबर्टसन, पिगू, मार्शल और किन्स को शामिल किया जाता है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों में, जिसे हम कहते हैं कैश बैलेंस नगद शेष दृष्टिकोण। ये बस इतना सा फ़र्क है। यहाँ तो जो फिशर बोलता है वो लेन देन की बात करता है, कैश ट्रांजैक्शन की, और जो कैम्ब्रिज समीकरण, कैम्ब्रिज जो अर्थशास्त्री है जैसे रॉबर्टसन, पिगू, मार्शल और किन्स, वो जो बात करते हैं वो करते हैं कैश बैलेंस नगद शेष दृष्टिकोण या समीकरण की बात करते हैं। उसके बाद हम केन्स का सिद्धांत अलग से भी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की पुनर्व्याख्या करता है फ्रीडमैन का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को हम मुद्रा का परिणाम सिद्धांत में अध्ययन करते हैं। अब मुद्रा का परिणाम सिद्धांत क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, ये नेट और कंपटीशन के एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, 1566 ईस्वी में फ्रेंच अर्थशास्त्री जीन बोडिन ने इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया था। तो मुद्रा का परिणाम सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जीन बोडिन ने किया था। और 20वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या जो अपन इसमें पढ़ेंगे, इरविंग फिशर, जिसका मैंने पहले बताया है कैश ट्रांजैक्शन नगद सौदा दृष्टिकोण है, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, ये तीनों कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं, और इनका जो है वो है नगद शेष दृष्टिकोण।
उसके बाद प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने आधुनिक परिमाण सिद्धांत आधुनिक मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कि मुद्रा का परिणाम सिद्धांत जो पहले का था उसकी पुनर्व्याख्या की थी, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत बेसिकली होता क्या है? मुद्रा का परिणाम सिद्धांत यह दर्शाता है कि जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, वैसे वैसे कीमत स्तर भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। यही एक सरल भाषा में अपन एक साथ इसको मुद्रा का परिणाम सिद्धांत कह सकते हैं। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत यह दर्शाता है कि मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। क्या हुआ कि मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, समानुपाती होते हैं किसके? कीमत स्तर के। परंतु सप्लाई ऑफ मनी जो है, मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के मूल्य के साथ अप्रत्यक्ष या व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये डिफरेंस है यहाँ। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है। और इसके विपरीत अगर बात करें, अगर मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी तो कीमत स्तर क्या हो जाएगा? कीमत स्तर भी कम हो जाएगा। और जब कीमत स्तर कम हो जाएगा तो मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब अपन इस वीडियो में बात करते हैं फिशर का मुद्रा परिणाम सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं केस ट्रांजैक्शन अप्रोच। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने 1911 ईस्वी में अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी में मुद्रा परिणाम सिद्धांत का नकद सौदा दृष्टिकोण, केस ट्रांजैक्शन, ये ध्यान रखना, ये तो है केस ट्रांजैक्शन, और जो कैम्ब्रिज का आएगा वो होगा केस बैलेंस, नगद शेष दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। फिशर के अनुसार मुद्रा के परिणाम सिद्धांत का यह कथन सत्य है कि अन्य बातें यदि स्थिर रहे, अपरिवर्तित रहे, तो यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत स्तर में भी क्या होगी? वृद्धि होगी और मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। वो बात जो ऊपर अपन पढ़ चुके हैं कि मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पे कीमतें बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? घटती है। और अगर मनी सप्लाई घट जाती है तो कीमतें भी घट जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिशर मुद्रा के केवल एक कार्य पे बल देता है। फिशर कहता है मुद्रा का केवल एक कार्य है और वो कार्य क्या है? क्रय विक्रय उद्देश्य, या इसको बोलते हैं लेन देन उद्देश्य। मुद्रा के जो अन्य कार्य हैं, जैसे मुद्रा विनिमय का साधन है, संचय का भंडार है, उन कार्यों को इन्होंने गौण माना है, उनको स्थिर माना है। केवल फिशर ने कहा है कि मुद्रा का केवल एक कार्य है, वो है लेन देन का कार्य। मुद्रा का मूल्य अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तरह ही मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग और उसकी सप्लाई द्वारा डिसाइड होते हैं। जहाँ मांग होकर और पूर्ति होकर करते हैं वहाँ कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है। ये अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर मुद्रा के मूल्य की बात करें, ये तो थी वस्तु की मूल्य, और मुद्रा के मूल्य की बात करें तो मुद्रा का मूल्य किससे निर्धारित होता है? डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी। जहाँ मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाता है वहाँ मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। फिशर का प्रसिद्ध जो समीकरण है ये इम्पोर्टेंट है। फिशर का प्रसिद्ध समीकरण है MV=PT। यहाँ M जो है वो मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है, सप्लाई ऑफ मनी को। V जो है वो प्रचलन वेग, मुद्रा के प्रचलन वेग को दर्शाता है। अब ये प्रचलन वेग होता क्या है, जिसको अपन चलन वेग भी कहते हैं। तो चलन वेग होता है कि मुद्रा की एक इकाई जितने हाथों से होकर गुजरती है वो उसका क्या होता है? चलन वेग कहलाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति के पास 1 रुपया है, वो 1 रुपये की कोई वस्तु खरीदता है वो उत्पादक से, उत्पादक उस 1 रुपये से कोई अन्य कच्चा माल खरीदता है। ये 1 रुपया
किसी और के पास चला जाता है, तो ये जितने हाथों से होके गुजरता है वो क्या कहलाता है, मुद्रा का चलन या प्रचलन वेग कहलाता है। और पी जो है वो है सामान्य कीमत स्तर। और टी जो है, यहाँ जो टी है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ टी दर्शाता है कुल सौदों की मात्रा, अर्थात कुल लेन देन या कुल ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं उसकी मात्रा को टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा जिसका मुद्रा के माध्यम से क्या हुआ है, विनिमय हुआ है, अर्थात सीधी सी बात भाषा में कुल सौदे कितने हुए हैं। सौदों की मात्रा को कौन दर्शाता है, टी दर्शाता है। तो अपने को यहाँ देखना क्या है, एम वी हमेशा किसके बराबर होता है, पी टी के। अब एम वी तो क्या है और पी टी क्या है, तो अपन जनरल सी बात करते हैं। एम क्या है, सप्लाई है किसकी, मुद्रा की। तो एम वी तो हमेशा किसको दर्शाता है, मुद्रा की पूर्ति को। ये जो वाला जो पक्ष है वो दर्शाता है मुद्रा की पूर्ति को। और पी और टी, टी तो हो गए कुल लेन देन, पी हो गए कीमत स्तर, ये दर्शाता है मुद्रा की मांग को। अर्थात मान लो अपने को 5 लेन देन करने हैं और उन सभी लेन देनों में कीमत स्तर भी 5 है, अर्थात अपन कितनी मुद्रा की मांग करेंगे, 25 इकाई मुद्रा की मांग करेंगे। तो एम वी तो मुद्रा की पूर्ति को दर्शाता है और पी टी हमेशा मुद्रा की मांग को दर्शाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फिशर केवल मुद्रा के एक कार्य पर बल देता है। फिशर कहते हैं कि मुद्रा का केवल एक कार्य है, वो है लेन देन, मुद्रा विनिमय का केवल साधन मात्र है। अब इस समीकरण से एम फी इज इक्वल टू पी टी है, अगर हम पी की वैल्यू निकालें तो जो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, एम वी बटा टी हो जाएगा, एम वी अपॉन टी। ये तो हो गया सामान्य कीमत स्तर। अब अगर मैं बात करूँ कि मुद्रा का मूल्य बताओ, तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है, सामान्य कीमत स्तर का विपरीत, 1/p, अर्थात इसका विपरीत हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो टी अपॉन एम वी। ये क्या हो गया, मुद्रा का मूल्य। तो इसमें आप देखो ये जो समीकरण है इसमें अपन देखते हैं कि v जो है प्रचलन वेग वो स्थिर मान के चलता है, t जो है कुल लेन देन वो भी स्थिर है। तो जो कीमत स्थिर है, कीमत स्तर अपना है जो सामान्य कीमत स्तर है, v स्थिर है, t स्थिर है, तो किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल m पे डिपेंड करेगा। अर्थात जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे कीमत स्तर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार मुद्रा का मूल्य 1/p ये भी किस पे निर्भर करेगा, 1/m पे, अर्थात मुद्रा का जो मूल्य है वो मनी सप्लाई के साथ विपरीत संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। अब फिशर का अपना संपूर्ण समीकरण जो आगे फिशर ने ऐड किया था वो है, पहला जो समीकरण था वो था एम वी बराबर पी टी। ये जो एम थी वो मुद्रा की मात्रा थी, जो प्रचलन में जो मुद्रा है उसकी मात्रा थी। अब जो नया समीकरण बनेगा वो बनेगा एम वी एम डेज प्लस वी डेज इज इक्वल टू पी टी, जो आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। इसमें एम डेज तो दर्शाता है बैंकों की मुद्रा में, बैंक में कितनी मुद्रा की मात्रा रखी हुई है उसको दर्शाता है, और वी डेज दर्शाता है वह मुद्रा जो बैंकों में रखी गई है उसका क्या प्रचलन वेग है। और ये एम आपने पहले बताया सप्लाई ऑफ मनी को दर्शाता है, वी प्रचलन वेग को, जो चलन में मुद्रा है उसकी बात कर रहा है, और एम डेस जो बैंकों में मुद्रा रखी गई है उसको उसकी पूर्ति को दर्शाता है, उसकी मात्रा को दर्शाता है, और वी डेस इस एम डेस की चलन वेग को दर्शाता है। पी वही सामान्य कीमत स्थिर है, टी जो है वो कुल लेन देन या विनिमय कितने हुए हैं उसको दर्शाता है। और यहाँ भी अगर हम प्राइस लेवल की बात करें तो प्राइस लेवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम होगा एम वी प्लस एम डेस वी डेस अपॉन टी, ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, और वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा अपन समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करके चलते हैं कि माना कि एम तो अपने पास 1000 है, 1000 है, एम डेस जो बैंकों में जो मुद्रा रखी है वो अपने पास 500 इकाइयाँ हैं। मुद्रा का प्रचलन वेग, कौन सी मुद्रा का प्रचलन वेग, जो चलन में मुद्रा है एम जो लोगों के पास है उसका प्रचलन वेग तो है 3, और जो बैंकों के पास मुद्रा रखी हुई है उसका प्रचलन वेग है 2 वी डेस।
और अपने लेन देन किए हैं टोटल 4000 के। ठीक है, तो हमें अपने को प्राइस लेवल निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डेस वी डेस अपॉन टी। एम अपना कितना है 1000, वी कितना है 3, तो 3 इंटू 1000 3000 प्लस एम डेज कितना है 500 और वी डेज कितना है 2। 500 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 4000। तो ये कितना हुआ 3000 प्लस 1000, ये हो गए 4000 अपॉन 4000। इसका मतलब क्या आया, प्राइस कितनी हुई, एक वस्तु की कीमत RS1। अब इसमें वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं। वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे तो 1/p जस्ट उल्टा, तो 1/p क्या होगा 1/1 इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या आएगा 1 आएगा। अब बात करता है कि अगर मनी सप्लाई को बढ़ा के देखते हैं, मान लो मनी सप्लाई जो 1000 थी पहले चलन में थी और एम डेज की वैल्यू 500 थी, उनको अगर 2 गुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो ये 1000 की जगह क्या पड़ेंगे 2000, 500 के स्थान पे कितने हो जाएंगे 1000। अब अपन प्राइस लेवल निकाल के देखते हैं, तो यहाँ 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 6000 प्लस 500 की जगह डबल हो गए 1000 हो गए, 1000 को गुणा करेंगे 2 से, कितने हो गए 2000, 6000 और 2000 8000, 8000 को 4000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। अर्थात सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई को 2 गुना करने पे कीमत स्तर भी कितना हो गया 2 गुना, अर्थात उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ जाता है। यही मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है। जिस अनुपात में हम मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं, उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। अब देखो यहाँ ये तो हो गई मुद्रा की पूर्ति के साथ कीमत का संबंध। अब अपन देखते हैं वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य, तो 1/p, तो अपने फॉर्मूले में ये 4000 ऊपर आ जाएगा, 8000 नीचे होगा, तो क्या बचेगा 1/2। अर्थात जैसे ही मुद्रा की पूर्ति दोगुनी हुई, मुद्रा का मूल्य क्या हो गया आधा हो गया, क्योंकि विपरीत संबंध होता है ना। इसी प्रकार अगर हम इफ़ द सप्लाई ऑफ द मनी इज हाफ, अगर हम सप्लाई आधी कर दें, जो 1000 थी उसको तो 500 कर दे, और जो 500 थी एम डेज उसको 250 कर दे, 250 कर दे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो 500 मल्टीप्लाई बाई 3 1500, 250 मल्टीप्लाई बाई 2 500, अपॉन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएंगे 2000 अपॉन 4000 इज इक्वल टू क्या 1/2। अर्थात मुद्रा की पूर्ति को आधा करते ही कीमत स्तर भी क्या हो गया आधा हो गया, और पूर्ति को आधा करते ही मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई दोगुनी हो गई, क्योंकि कीमत स्तर आधा हो गया, और कीमत स्तर के विपरीत क्या होता है मुद्रा का मूल्य होता है। तो हम सरल भाषा में समझ सकते हैं मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या होता है। जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, वैसे वैसे कीमत स्तर भी बढ़ता है, और मुद्रा का मूल्य जो है वो क्या होता है उसी अनुपात में गिरता है। जस्ट इसका विलोम, मुद्रा की पूर्ति अगर घट रही है तो कीमत स्तर भी उसी अनुपात में घटेगा, और मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा। अब डायग्राम के द्वारा हम अपन देखते हैं, तो यहाँ 2 डायग्राम दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हो। पहला जो डायग्राम है, एक्स एक्स पे मनी सप्लाई मुद्रा की पूर्ति ली है, वाई एक्स पे कीमत स्तर लिया है। माना प्रारंभ में मनी सप्लाई M1 है और उस टाइम कीमत स्तर कितना है P1। मनी सप्लाई बढ़ के M2 हो गई, यहाँ तो कीमत स्तर भी बढ़ के कितना हो जाएगा P2। मनी सप्लाई बढ़ के M3 हो गई तो कीमत स्तर भी बढ़ के कितना हो जाएगा P3। तो जो वक्र बनेगा वो कैसे बनेगा, मूल बिंदु से 45 डिग्री का। तो इस डायग्राम में अपन देखते हैं, शुरू में मान लो मनी सप्लाई M1 है, मनी सप्लाई M1 है तो कीमत स्तर यहाँ कितना है P1 है। अब मनी सप्लाई M1 से घटकर मान लो M हो जाए वापिस, तो कीमत स्तर भी घटकर कितना हो जाएगा P1 से P।
या अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रारंभ में माना कि ये संतुलन की स्थिति है। ये संतुलन की स्थिति है। यहाँ तो m है और यहाँ p है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब मान लो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए, और वृद्धि हो गई, कितना हो गई, m1 हो गई, तो कीमत स्तर बढ़ गई, कितना हो जाएगा, p1। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक बिंदु पर यहाँ बिंदु यहाँ आएगा। अब मान लो यहाँ से मुद्रा की पूर्ति में जितनी वृद्धि हुई उतना कीमत स्तर बढ़ गया, और मुद्रा की पूर्ति में अगर कमी हो जाए तो उतना ही कीमत स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो गया m2 और ये हो गया p2, और नया बिंदु आ गया यहाँ। इन बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ एक रेखा होगी, सरल रेखा 45 डिग्री कोण पे। ये क्या दर्शाती है कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। अब नीचे वाली डायग्राम में अपन देखते हैं। यहाँ तो एक्स एक्स पे लिया हुआ है मनी सप्लाई, वाई एक्स पे कीमत स्तर को ना दर्शा के किसको दिखाया है, वैल्यू ऑफ मनी को, मुद्रा के मूल्य को। तो जब इस डायग्राम की बात करें, जब मुद्रा की सप्लाई m है और कीमत स्तर p है, तो मुद्रा का मूल्य कितना है, 1/p, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई, कितनी हो गई, m1। मुद्रा की पूर्ति बढ़ते ही कीमत स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ से गिर के कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ आ गया, इस बिंदु पे 1/p1। और अगर मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाए, मुद्रा की पूर्ति में क्या हो गई, कमी, m से कहाँ आ गया, m2। मुद्रा की पूर्ति में कमी होते ही कीमत स्तर तो क्या हो जाएगा, कम, लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो बढ़ के क्या आ गया, 1/p2, ये वाला पॉइंट। इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये आयताकार अतिपरवलय वक्र बनेगा, जो क्या दर्शाता है कि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है, मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घटता चला जाता है। अब इसकी जो मान्यताएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं अपन। कीमत विनिमय के समीकरण में निष्क्रिय कारक है जो अन्य कारकों से प्रभावित होती है। कीमत स्वयं पहले स्वतंत्र चर नहीं है, ये प्रभावित किसके कारण होता है, पहले मनी सप्लाई में परिवर्तन होता है, उसके कारण कीमत में परिवर्तन होता है। और यहाँ m और m डेस मुद्रा की पूर्ति, जो चलन में मुद्रा है उसकी पूर्ति, और जो m डेस बैंकों में जो मुद्रा रखी गई है उसकी पूर्ति हमेशा स्थिर नहीं रहती, उनमें परिवर्तन होता रहता है। और उनमें परिवर्तन के कारण ही मुद्रा की m और m डेस में परिवर्तन के कारण ही कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। और यहाँ प्रचलन वेग दोनों का क्या माना है, स्थिर माना है। v तो कौन सा प्रचलन वेग है, जो चलन में मुद्रा है उसका, और v डेस जो बैंकों में मुद्रा रखी है उसका प्रचलन वेग, दोनों को क्या माना है, स्थिर माना है। अर्थात m और m डेस में परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन v और v डेस हमेशा क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और कुल लेन देन t को भी उन्होंने क्या माना है, फिशर ने स्थिर मान के चलते हैं। अन्य कारक जैसे m डेस v या v डेस है, वो क्या है, स्वतंत्र है, उसका किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उन्होंने अपने समीकरण के सभी चरों को स्थिर माना है। कौन से चरों को छोड़ के, एक तो m और एक m डेस और एक कीमत। वो कहते हैं कीमत तो परतंत्र चर है और ये दोनों क्या है, स्वतंत्र चर है। अर्थव्यवस्था में सभी सौदे मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ केवल वस्तु विनिमय का अभाव होता है। वस्तु विनिमय की पूर्णतः आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी सौदे होते हैं, वो केवल मुद्रा के माध्यम से होते हैं। और मुद्रा का केवल एक ही कार्य है, केवल लेन देन का कार्य, और वस्तु विनिमय बिल्कुल नहीं पाया जाता है। मुद्रा केवल विनिमय का साधन का कार्य करती है। मुद्रा का केवल एक कार्य है, लेन देन का कार्य। मुद्रा के जो अन्य कार्य जो अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे, जैसे मुद्रा संचय का कार्य भी करती है, मुद्रा जोखिम पुनर्भुगतान का कार्य भी करती है, उन सभी कार्यों को क्या किया, अवहेलना इन्होंने कर दी। और इन्होंने मुद्रा की पूर्ति पे बल दिया हमेशा, क्योंकि इन्होंने पहले मनी सप्लाई को बढ़ाया, उसके कारण कीमत स्तर बढ़ा है, तो इन्होंने पूर्ति पक्ष पे बल दिया है फिशर ने। अपन आगे पढ़ेंगे, जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है वो मुद्रा की मांग पे बल देते हैं। मुद्रा व कीमतों का संबंध जो है, ये दीर्घकालीन संबंध को दर्शाता है। और जो कैम्ब्रिज
जब अपन कैम्ब्रिज और फिशर की तुलना करेंगे तो हम पढ़ेंगे जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, इसको अपन नगद शेष कैश बैलेंस दृष्टिकोण कहते हैं, वो अल्पकालीन होता है। मुद्रा की मांग सौदों के मूल्य के अनुपात में होती है। मुद्रा की पूर्ति बहिर्जात है। यह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के अस्तित्व को मानकर चलते हैं कि ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या है, फुल्ली एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। इसकी आलोचनाओं का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी आलोचनाओं के साथ साथ इस आलोचनाओं में सुधार करते हुए हम जो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज जो अर्थशास्त्री कौन कौन से थे? रॉबर्टसन, पिगू, मार्शल। जो अल्पकालीन सिद्धांत उन्होंने दिया था, उन्होंने भी यही कहा था कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी और मुद्रा का मूल्य कम होगा। लेकिन उनका जो समीकरण है और उनका जो कहने का तरीका है वो फिशर की तुलना में कुछ अलग है। इसका विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।